हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम पॉलिटी में देख रहे थे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। हमने संविधान सभा का निर्माण तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के अंतर्गत हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष में रखा था, उसको प्रस्तुत कब उन्होंने किया, पहली बैठक कब हुई, प्रस्तुत कब किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, एवं उसको स्वीकार कब किया, ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में देख लिया है। और जिसके अंतर्गत हमने 9 दिसंबर की डेट याद रखी थी, 9 दिसंबर 1946 की। फिर हमने 13 दिसंबर 1946 की डेट को याद रखा था। और हमने एक और डेट याद रखी थी, वो क्या थी, हमने 26 नवंबर 1949 की डेट याद रखी थी। इस दिन पहली बैठक हुई थी, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पर पेश किया गया था और इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। और उसके बाद में और क्या हमने याद किया था, हमने 3 जून 1947 भी याद किया था। 3 जून 1947 को क्या हुआ था, माउंटबेटन प्लान आया था, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान के विभाजन को माउंटबेटन प्लान ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और जब हम ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था, इसको स्वीकार कब किया था संविधान सभा के द्वारा, तो हमने क्या देखा था कि 22 जनवरी को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी कब, 1947 को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और स्वीकार कब कर लिया गया, यानी कि अडॉप्ट कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो ये कुछ डेट हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा है। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ही आगे बढ़ाएंगे। और अब हम देखेंगे संविधान सभा के अन्य कार्य क्या है। हमने अपने प्रीवियस सेशन में ये भी देखा था कि राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुन लिया गया था, परमानेंट अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना गया था उनको। लेकिन उससे पहले यदि हम देखें अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। कैसे, क्योंकि वो वरिष्ठतम थे। ठीक है, हमने उपाध्यक्ष भी देखे थे, हमने एम के करके याद किया था उपाध्यक्ष। एम से मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, के से कृष्णामाचारी। ठीक है, ये हमने उपाध्यक्ष याद किया था। सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी चेयरमैन चुना गया। वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया था, हमने फ्रांस से देखा, सीख लिया था कि अच्छा यहाँ पे ना अस्थायी अध्यक्ष ना फ्रेंच में होता है, यानी कि फ्रांस में होता है, हम भी वैसे ही कर लेते हैं। तो हमने पहली बैठक में वही कर लिया था, फिर बाद में हमने लेकिन चुन भी लिया राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में ये सभी चीजें हमने देखी हुई थी। महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, संविधान सभा की कार्य क्या क्या है। तो संविधान सभा जब बैठी और कार्य करना इन्होंने प्रारंभ किया, तो कार्य करना प्रारंभ करने पे इन्होंने जो काम किया, इन्होंने रेटिफाई कर दिया। इन्होंने क्या रेटिफाई किया, इन्होंने कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाई किया। यानी कि मई 1949 को राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। किसने, संविधान सभा ने रेटिफाई किया इंडिया की मेंबरशिप को। कहा, कॉमनवेल्थ में। कब, तो मई 1949 को। ये पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि संविधान सभा ने कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाई कब किया, तो मई 1949 को किया है कि हम जो है कॉमनवेल्थ की सदस्यता को, ये हम पुष्टि करते हैं कि हम हैं कॉमनवेल्थ की सदस्य। ठीक है, फिर उसके बाद 22 जुलाई 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी स्वीकार किया गया था। और उसी दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया क्यों गया, क्योंकि ये 1947 है, 47 की बात हो रही है, 15 अगस्त को हम आजाद होने वाले, तो फहराना है ना झंडा। अब झंडा फहराना है तो स्वीकार होगी, तो इसीलिए 22 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी
संविधान सभा की। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था और इसी दिन राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान को अपनाया गया। लेकिन राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक, 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने और इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, हमने देखा था। 26 जनवरी 1950 से लेकर के आम चुनाव के बाद नई संसद का गठन कब हुआ? मई 1952 तक क्या हुआ कि ये संविधान सभा, देखो अब संविधान बन गया तो संविधान सभा टाटा बाय बाय हो जाएगी क्या? अभी नहीं हुई। कब तक नहीं हुई? तो मई 1952 तक नहीं हुई। और इस बीच में संविधान सभा तो क्या कर रही थी? वो अंतरिम संसद की तरह काम कर रही थी, इंटरिम पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि अभी हमारी नई संसद का गठन नहीं हुआ था। जब नई संसद का गठन हो गया मई 1952 में, तब उसके बाद में संविधान सभा भी टाटा बाय बाय हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी जो बैठक की, उस बैठक के अंतर्गत इन्होंने कुल सत्र इनके कितने थे, यानी कि कितने बार ये सेशन में आए? तो 11 बार ये बैठे। उस 11 में इन्होंने समय, यानी कि संविधान निर्माण में इन्होंने समय कितना लिया? 11 बार बैठे, लेकिन इन्होंने कुल समय कितना लिया? क्योंकि इन्होंने 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 को, 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया हमारा संविधान निर्माण का कार्य। तो ये कुल कितनी अवधि है? ये है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगा हमारे संविधान के निर्माण में। 11 बार बैठे, 2 साल 18 महीना 11 दिन में इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक, कंप्लीट कर दिया तो कुछ समितियां बैठी थी। संविधान सभा के अंतर्गत समितियां थी। समितियों की यदि आप बात करोगे तो 8 प्रमुख समिति थी और 13 छोटी समिति थी। इन 8 प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन थे एवं 13 प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको डिटेल में एक अलग से लेक्चर में मैं आपको कवर करवा दूंगी, लेकिन अभी थोड़ी चीजें देख लीजिए इसको, क्योंकि याद करना जरूरी होता है, तो मैं आपको अलग से याद करवाऊंगी इनको। ठीक है, कि 18 मुख्य समिति और 13 छोटी समितियां थी संविधान सभा में। उसके अंतर्गत ये कुछ समितियों के नाम है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये लिखा हुआ है, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना होगा तो मत पढ़ना, क्योंकि अलग से लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी समितियों को, क्योंकि याद करवाना है ये। ठीक, आगे बढ़ जाओ। संविधान सभा की सभी समितियों के में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, इतनी सारी समिति तो बैठी थी, इतनी सारी समिति में 8 प्रमुख समिति है, तो उन 8 में एक समिति का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति बोला जाता था। प्रारूप समिति क्या थी? तो ये मुख्य मानी गई है, महत्वपूर्ण मानी गई है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसकी बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबेडकर जी कर रहे थे प्रारूप समिति की अध्यक्षता। और अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है। अंबेडकर जी को डॉक्टर है ना, भीमराव अंबेडकर जी, तो ये प्रारूप समिति के क्या है? अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को हुआ है। कब हुआ इस प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें इस समिति में सदस्य कितने थे? इस प्रारूप समिति में तो 7 सदस्य थे। क्या थे? 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों को आइए देख लेते हैं कौन कौन थे वो सदस्य। ठीक, अब यदि हम सदस्यों की बात करें, ये प्रारूप समिति के सदस्य, तो पहली बात तो हमें याद क्या करना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? तो अंबेडकर जी हैं। ठीक है, अंबेडकर जी, जिनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक इनको कहा जाता है।
अब इनके 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति के। कितने सदस्य? 7 सदस्य। 7 सदस्यों का नाम याद करने के लिए पहले आप भगवान श्री कृष्ण का नाम याद करो। आप बोलोगे ये कैसी बात बता रहे हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम याद करो? जी हाँ, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको इन 7 में याद आपको क्या करना है। सबसे पहले सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि अध्यक्ष थे, है ना, ये जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, भीमराव अंबेडकर जी। दूसरे कौन है? तो मैंने क्या बताया कि आप लोगों को याद क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का नाम। कैसे याद करना है ये बताऊंगी आपको, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक, फिर याद करवा रही हूँ आप लोगों को। छठे कौन है? एन माधव राव, एन माधव राव। सातवें कौन है? तो टी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, ठीक है। अब चलो याद करते हैं। अब यदि हम बात करें, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे समझ में आए। हाँ, पहली बात तो भीमराव अंबेडकर जी कौन है? चेयरमैन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, ये तो ठीक है। बाकी कौन है? सदस्य। तो मैंने क्या बताया, भगवान श्री कृष्ण का नाम याद करो। भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं? गोपाल, गोपाल बोलते हैं। कृष्णा, और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं? माधव, और क्या बोलते हैं? कृष्णा। बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलते हैं। ठीक, अब देखो, पहली बात, अध्यक्ष तो याद हो गए आप लोगों को, अंबेडकर जी हैं। अब 4 लोगों का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम ही है। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, माधव एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। बचे 2, तो 2 में एक मुंशी जी हैं, एक सादुल्ला जी हैं, एक मुंशी और एक सादुल्ला। अब यदि हम इनकी बात करें, जो एन माधव राव जो है, ठीक है, एन माधव राव जी ने बीएल मित्तर जी को रिप्लेस किया था, ठीक है। बीएल, पहले देखा जाए तो बीएल मित्तर जी इसके सदस्य थे, प्रारूप समिति के बीएल मित्तर जी सदस्य थे, लेकिन बीएल मित्तर जी ने रिजाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य संबंधी कारण की वजह से बीएल मित्तर जी ने इस प्रारूप समिति से रिजाइन किया, तो उनकी जगह पे कौन आ गए? एन माधव राव आ गए थे, ठीक। फिर ये जो टी कृष्णामाचारी हैं, इन्होंने डीपी खेतान जी को रिप्लेस किया था, क्योंकि वास्तविक रूप में यदि हम देखें तो खेतान जी प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से 1948 में ही खेतान जी की, यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा, 1948 में ही खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से टी कृष्णामाचारी जी को प्रारूप समिति का सदस्य बना दिया गया था। तो हमने क्या याद किया? 7 सदस्य हैं प्रारूप समिति के। उस प्रारूप समिति के अंतर्गत 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। 7 सदस्य के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का नाम याद करना है, गोपाल कृष्ण माधव कृष्ण। तो गोपाल से अयंगर है, कृष्णा से अय्यर है, और 2 चीज अधिक याद कर लो, मुंशी सादुल्ला और माधव राव जी ने बीएल मित्तर को रिप्लेस किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि माधव राव ने किसको रिप्लेस किया था, तो मित्तर को रिप्लेस किया था, ठीक है। कृष्णामाचारी जी ने खेतान को रिप्लेस किया था। माधव, एम से माधव, एम से मित्तर, ठीक है, के से कृष्णामाचारी और के से खेतान। तो ऐसे करके याद हो जाएगा, एम एम और ये एम, के और ये के, इस तरीके से याद करने की कोशिश करना, डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े हम लोग। अब उसके बाद में आते हैं हम
संविधान का प्रभाव में आना, यानी कि इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टमेंट की यदि हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान क्लॉज बाय क्लॉज पर चर्चा के बाद इसे 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया, यानी कि इसीलिए हमारे प्रियम्बल में एडॉप्टेड लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है यदि आप देखोगे ना, एडॉप्टेड लिखा गया है, यानी कि हमने अपना लिया था लेकिन लागू नहीं किया। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन हमने अपनाया कब, पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। एडॉप्टेड, एडॉप्टेड कब हुआ, तो 1949, 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है, बात एकदम समझ में आ रही है। उस समय इसमें उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल जब ये बना, तो जब बना था तो क्या रूप था उसका, तो सुनो। तो उद्देशिका थी यानी कि प्रियम्बल था। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कितने थे, तो 395 थे। अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी। जब बना था ये तब की बात हो रही है कि इतनी इतनी चीजें थी। संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद उसके उद्देशिका को लागू किया गया था, यानी कि जब पूर्ण रूप से, जब पूरी तरीके से बन गया, और फिर उसके बाद में उद्देशिका क्या बताती है कि आखिरकार संविधान है क्या, संविधान का दर्पण है उद्देशिका। संविधान है क्या, उसमें कौन कौन से दर्शन, क्या क्या उसके मूल सिद्धांत क्या है, ये आपको उद्देशिका में पता चल जाएगा। आप यदि उद्देशिका को पढ़ो, हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोग, प्रियम्बल को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। संविधान का प्रवर्तन यानी कि एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें, तो संविधान के कुछ प्रावधान, अब बन तो गया, हमने अडॉप्ट तो कर लिया, तो कुछ प्रावधान ऐसे थे जो कि स्वतः ही लागू हो गए थे, बिना लागू किए ही लागू हो गया। लागू तो हमने 26 जनवरी 1950 को किया, लेकिन जैसे ही हमने अपनाया तो संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे थे जो कि स्वतः ही लागू हो गए। अब जो स्वतः लागू हो गए वो कौन कौन से प्रावधान थे, आइए समझिए, और क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं। वो थे आपके नागरिकता के, सिटीजनशिप के, चुनाव के, तदर्थ संसद के, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, जैसे कि आओ देख लें। सिटीजनशिप कब से लागू हो गया, स्वतः ही लागू हो गया, जब बना तब से लागू हो गया, ठीक है। चुनाव संबंधी जो भी नियम है वो भी लागू हो गया। संसद, अस्थायी, परिवर्तनशील, कुछ छोटे बड़े नियम, छोटे नियम ये सब लागू हो गए। उसमें यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा कि कौन कौन से अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए थे, तो स्वतः लागू हुआ था अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। तो बस लाइन से है 5, 6, 7, 8, 9। क्या क्या है पढ़ेंगे हम लोग आगे, अभी तो केवल सुनो, स्टोरी जैसे सुनो पहले, ठीक। फिर उसके बाद 60, 324, 366, 367, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 395 तो टोटल है, तो इतने लागू हो गए थे। ये आपके नागरिकता, चुनाव, संसद, अस्थायी, परिवर्तनशील नियम, इससे संबंधित प्रावधान है। तो 5, 6, 7, 8, 9 याद करना। फिर उसके बाद एक 60 दिया गया है, 324 है। फिर उसके बाद 366, 367 इसको एक साथ याद करो। फिर 379, 380 इसको एक साथ याद करो। फिर 388 है। फिर उसके बाद में 91, 92, 93 ऐसे करके याद करना है, तो ऐसे करके याद करो, मतलब ग्रुप बना लो और याद करने की कोशिश कर लो कि ये स्वतः लागू हो गए थे। बाकी जितने शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, क्योंकि हमने डिसाइड किया था 26 जनवरी 1930 को ही हमने पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया था कि हम अपना पूर्ण स्वराज कब मनाएंगे, तो 26 जनवरी को मनाएंगे। तो 26 जनवरी का हम इंतजार कर रहे थे, जिस दिन 26 जनवरी आ जाए तो हम उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसीलिए हमने शेष जितने प्रावधान थे तो उस दिन हमने लागू करवा दिए। लेकिन इतने जो प्रावधान लिखे हैं ये स्वतः ही लागू हो गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93 साथ में बोला करो
तो याद होता है जल्दी। ठीक है, ट्रिक है ये, एक याद करने का भी तरीका होता है। ठीक, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन तथा गणतंत्र दिवस के रूप में देखा जाता है, जो कि हम सभी को पता है, बार बार वही वही बात बताई गई है। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त हो गए। पूछा जाता है कि जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो कौन कौन से अधिनियम निरस्त हुए थे, तो 1947 वाला और 1935 वाला, क्योंकि यही दो नियम तो चले आ रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के हैं, तो बस वैसे ही है। तो अंग्रेजों के जमाने के 35 वाला और 47 वाला निरस्त हो जाएगा ये। ठीक है, माउंट बेटन वाला और ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ठीक है, हालांकि एबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा, यानी कि एबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। आपके ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से अधिनियम लागू रहे एवं कौन कौन से निरस्त हो गए। तो निरस्त होने वाले 35 वाला था और 47 वाला था, लेकिन 49 वाला लागू रहा, जो कि प्राइवी काउंसिल था, जो कि प्राइवी काउंसिल से संबंधित था। ऐसे करके याद कर सकते हो क्या, ये दोनों निरस्त और ये लागू। संविधान सभा यानी कि उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और उसके बाद की क्या तस्वीर है ये हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि संविधान सभा का चिन्ह पूछा जाता है। तो संविधान सभा का चिन्ह क्या है, हाथी है। क्या है संविधान सभा का चिन्ह, हाथी है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो वी.एन. राव जो है, राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पूछा जाता है। एडवाइजर कौन थे, तो राव थे। एडवाइजर कौन थे, तो राव थे। एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, राव, रो से राव, रो से राव, ऐसे करके याद कर लेना, रो से राव। ठीक, तो वी.एन. राव संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार। फिर अयंगर, वी.आर. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे, सेक्रेटरी थे ये। मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार यानी कि ड्राफ्ट मैन थे। ड्राफ्ट मैन कौन था, तो मुखर्जी, एस.एन. मुखर्जी। फिर प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर थे ये, कैलीग्राफर थे। सुलेखक, कोई लिखने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो सुलेखक कैलीग्राफर थे ये। हमने क्या क्या याद किया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से उतना ज्यादा प्रश्न बनता नहीं है, जानकारी के लिए याद रखिएगा, कहीं भूले भटके पूछ लिया गया तो, वैसे अधिकतर पूछा जाता नहीं है। ठीक है, इसका चिन्ह हाथी, संवैधानिक सलाहकार, ये सलाहकार मतलब एडवाइजर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आरो, रो से राव करके याद करना। फिर उसके बाद में सचिव, सचिव अयंगर जी है। कौन है, अयंगर जी, अयंगर। ठीक है, सचिव कौन, अयंगर है। ठीक, फिर उसके बाद में ड्राफ्ट मैन कौन है, तो मुखर्जी जी ड्राफ्ट मैन है। और सुलेखक कौन है, तो प्रेम बिहारी रायजादा। कौन, प्रेम बिहारी रायजादा। हालांकि तब प्रश्न आता नहीं है। नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण व सजावट है। इन्होंने ऐसा, वसंत कुमार वैद्य संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन किया है। वसंत कुमार वैद्य ने संविधान सभा के मूल संस्करण तो इंग्लिश में लिखा गया था, उसका हिंदी में सुलेखन किसने किया, वसंत को कृष्ण वैद्य ने। यहाँ से प्रश्न उतने पूछे जाते नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए याद रखना। जहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को खुद ही अपने आप बताते हुए चलूंगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें बच क्या गया आपका, इसमें बच गया है आपका संविधान सभा के निर्माण के अंतर्गत कुछ समितियों का निर्माण हुआ था। उन समितियों में 8 प्रमुख समिति थी, 13 छोटी समितियां थी। तो इनके नाम क्या है, इन 8 प्रमुख समितियों में एक समिति आपकी प्रारूप समिति भी थी। कौन सी समिति थी, प्रारूप समिति भी थी। तो प्रारूप समिति को हमने देख लिया और उसमें हमने ये भी देखा कि 7 सदस्य थे, मुंशी सादुल्ला अलग, कृष्ण गोपाल और कृष्ण माधव और बी.आर. अम्बेडकर। ऐसे करके हमने याद किया है, आपको याद आ रहा होगा, मेरी आशा यही है।
ठीक है, तो इतनी चीजें हमने याद की। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक, और इसी के साथ में आज की क्लास को फिर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।